वेलकम टू वाई वर्सेस पॉडकास्ट एवरीवन। आज हमारे साथ रायपुर शहर के एसपी सर हैं, संतोष कुमार सिंह सर। सर, थैंक यू सो मच कि आपने हमें अपना इतना वैल्यूएबल टाइम दिया। वेलकम। सर, मैं पहले एक नॉर्मल क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। कैसा चल रहा है सर? अभी इलेक्शन वगैरह चल रहा है तो इलेक्शन एक पुलिस के लिए हमेशा चैलेंज रहता है और रायपुर में स्टेट कैपिटल होने के नाते न केवल ज़िले का इलेक्शन एक हमारे लिए इशू रहता है, बल्कि चूँकि राज्य में आने वाले सभी स्टार कैंपेनर या बड़े लोग जो हैं पॉलिटिकल पार्टी के, वो रायपुर से होके जाते हैं। तो ये एक चैलेंज रहता है और काफ़ी अच्छे से इलेक्शन हो गया, पीसफुल हो गया, बिना किसी बड़ी घटना के। ये हम लोग के लिए बड़ी राहत वाली बात है। सर, मैं ये जानना चाहूँगा कि जैसे हर एक बच्चे का सपना रहता है बचपन में कि वो कुछ और करना चाहते हैं, तो आपका सपना क्या था कि आप आईपीएस ऑफिसर बने या सिविल सर्वेंट बने? ये था कि कुछ और था आपका? थोड़ा बैक स्टोरी जानना चाहूँगा। मैं बताऊं, मैं बचपन से मेरी एकेडमिक्स में बड़ी रुचि थी। मैं यूनिवर्सिटी में सही कहिए तो प्रोफेसर बनना चाहता था, मेरी पहली चॉइस थी। लेकिन समय के साथ मुझे लगा कि अगर सिविल सर्विसेज में आप जाते हैं तो सिविल सर्विसेज में एक बेहतर अपॉर्चुनिटी होती है, आपको एक बड़े लेवल पे आपको अच्छा काम करने का मौका मिलता है। फिर मैंने सिविल सर्विस की तरफ ध्यान देना शुरू किया। जब मैं विशेषकर बताऊं कि मैं जब एमफिल कर रहा था जेएनयू से, उस समय मैंने सिविल सर्विस की पहली बार परीक्षा दी और एक बार सिविल सर्विस में आने के बाद ये मेरे लिए एक पैशन बन गया और फिर पुलिसिंग मेरे लिए हमेशा अपने हार्ट के काफ़ी करीब है और इसको मैं बहुत इस तरह से एक जॉब देखता हूँ जिसमें आप इंस्टेंट लोगों को जस्टिस देते हैं। दूसरे विभागों में थोड़ा आप डिलेड रिस्पांस करेंगे तो चलता है, पुलिस में ऐसा नहीं है और बड़ा सुकून वाला, बड़ा सेटिस्फैक्ट्री होता है जब किसी को हम राहत देते हैं, किसी की मदद कर पाते हैं, तो ये बड़ा अच्छा लगता है। सर, जैसा हमने थोड़ा सा पढ़ा था कि ऐसे मतलब आपका फैमिली, जो आपके फादर हैं वो पत्रकार हैं, तो फिर कैसा था आपका फैमिली का माहौल, कैसा था? मेरे पिताजी पत्रकार हैं और बचपन से ही घर में थोड़ा पढ़ने का एक कल्चर था, विशेषकर समसामयिक चीज़ों पे अपडेट रहना। तो घर में जैसे हम लोग बचपन से देखते हैं कि पिताजी हमेशा कुछ ना कुछ लिखते रहते थे, चर्चा करते रहते थे। उससे मैं बहुत प्रभावित हुआ और मेरे दो छोटे भाई हैं, वो एक असिस्टेंट प्रोफेसर है, वो फ्रेंच का, और दूसरा एक डॉक्टर है। मेरी माँ साधारण गृहिणी है। पत्नी जो है पहले जॉब करती थी, अभी हाउस मेकर हैं, दो छोटे बच्चे हैं। यूपी से मैं मूलतः रहने वाला हूँ। बचपन में हमेशा एक अच्छा काम करने की प्रेरणा घर परिवार से मिलती रही है और सर्विस में सिलेक्शन तक का ये सफ़र बड़ा अच्छा रहा है, जिसको मुझे ऐसा लगता है कि जो चीज़ लाइफ में चाहते थे कहीं ना कहीं उसके करीब है। सर, जैसे आप गाज़ीपुर के रहने वाले हैं तो स्कूलिंग आपने वहीं से की? मैं बताऊं आपको, मैं पूरे समय हॉस्टल्स में रहा हूं। 6 ऑनवर्ड्स मैंने हॉस्टल में लाइफ गुजारी है। गाजीपुर मेरा जन्म स्थान के बाद, प्राइमरी एजुकेशन के बाद मैं गाजीपुर में नवोदय विद्यालय, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के, आप जानते हैं कि हर ज़िलों में एक नवोदय विद्यालय होता है, तो वहाँ से मैंने पढ़ाई की। फिर BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो है, वहाँ से मैंने BA पॉलिटिकल साइंस में किया, मास्टर्स मैंने पॉलिटिकल साइंस में किया। फिर JNU में मैंने दिल्ली में एमफिल किया और मैं PhD कर रहा था जब मेरा सिलेक्शन हुआ। इस हिसाब से एकेडमिक काफ़ी लंबा समय हॉस्टल में, जहाँ पढ़ाई की वहाँ हॉस्टल में रहने का मौका मिला। सर, आपने कितने अटेम्प्ट लिए फिर ये जानना चाहेंगे। मेरे लिए सेकेंड अटेम्प्ट था। सेकंड? जनरली मैं जो UPSC की तैयारी लोग अर्ली स्टेज पे करना शुरू करते थे ग्रेजुएशन के बाद, लेकिन मेरा पैशन कहीं ना कहीं पहले एकेडमिक्स में था। तो मैंने मास्टर्स किया, फिर एमफिल किया। एमफिल में रहते हुए मुझे लगा UPSC देना चाहिए, तो एक अटेम्प्ट मैंने लिया। फिर मैं PhD लगभग 2-2.5 साल में JNU में था, उस समय मैंने दूसरा अटेम्प्ट दिया और दूसरे अटेम्प्ट में सिलेक्शन हो गया। 2011 बैच में थी? 2011 बैच। जी। सर, आपकी सबसे पहली पोस्टिंग दुर्ग में हुई थी? हाँ। एज ए ASP हुई थी? यस। वो जानना चाहेंगे कि फर्स्ट जैसे ही आप ASP बनकर आए तो क्या चैलेंजेस थे सर?
सर्विस में पुलिस जॉब में विशेषकर मैं आपको बताऊं, हम लोग की जॉब काफ़ी चैलेंजिंग रहती है। इसमें अलग अलग तरह के इश्यूज आते हैं और ऐसे इश्यूज आते हैं, पब्लिक डीलिंग का मेनली ये जॉब है। और शुरुआती जो समय था, मैं सीएसपी सिटी एसपी दुर्ग था, वहाँ पहले ट्रेनिंग हुई, फिर मैं लगभग 1.5 साल दुर्ग में था। वो काफ़ी चैलेंजिंग था, सीखने के लिए था, और वहीं से सही कहिए तो सारी चीज़ें मैंने सीखी। फिर मैं सुकमा में नक्सल ऑपरेशंस में एडिशनल एसपी था, और 2 साल में लगभग एडिशनल एसपी था। फिर मैं कई जिलों में एसपी रहा। चैलेंजेस बहुत रहे हैं, विशेषकर लोगों की एक्सपेक्टेशंस पुलिस से बहुत रहती है। कहीं ना कहीं पुलिस की इमेज बीच में आती है, पुलिस की इमेज बहुत अच्छी नहीं रही है। लेकिन मैं इसको ऐसे देखता हूँ कि बहुत सारे ऑफिसर्स, बहुत सारे जवान इस लोगों के लिए काम करते हैं, और कुछ लोग खराब काम करते हैं, जैसा हर विभाग में होता है, सोसाइटी के बल्कि समाज के हर वर्ग में होता है कि कुछ अच्छे करते हैं, कुछ बुरे करते हैं। पुलिस में लेकिन एक ऐसा जॉब है जिसमें आप अगर कुछ अच्छा करते तो उसका फ़र्क भी तुरंत दिखता है। सर काफ़ी सारे आपको अवार्ड भी मिले, हमने थोड़ा सा रिसर्च किया है उस पे। जैसे आपको एक चैम्पियन ऑफ चेंज का अवार्ड मिला था, तो वो जानना चाहूँगा सर। जब मैं महासमुंद में एसपी था, 2018 की बात है, 2018 से 19 के बीच में था। उस समय मैंने बच्चों के लिए स्पेशल एक अभियान चलाया था, जिसको चाइल्ड फ्रेंडली पुलिसिंग कहते हैं। बच्चों को बड़े संख्या में हम लोगों ने बाल मित्र बनाए जो उनको मदद करते थे। उसके लिए उनको हम लोगों ने एक उस समय वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया, सबसे अधिक बच्चों को सेल्फ डिफेंस में ट्रेनिंग करने के लिए, ट्रेन करने के लिए। तो साथ ही साथ ये जो प्रोग्राम में था, ये बच्चों के हितों के लिए काम करता था। ये जो काफ़ी अप्रिशिएबल प्रोग्राम था, इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिकॉग्नाइज़ किया, और उपराष्ट्रपति के हाथों चैम्पियंस ऑफ चेंज एक अवार्ड है, वो अवार्ड उपराष्ट्रपति से लेने का मुझे मौका मिला। ये बेसिकली बड़ा अच्छा इनकरेजिंग मोमेंट था, जब आप अच्छा काम करते हैं अवार्ड मिलता है, और तो वो काम को, उस काम करने वाले लोगों को मोटिवेशन देता है। सर आपको एक अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड भी मिला है, जिसमें भारत सरकार के सिर्फ 2 पुलिस वाले थे, उनमें से आप एक थे। बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि मैं नशे के खिलाफ काफ़ी काम करता रहा हूं कई सालों से, जिसको निजात अभियान हम लोग नाम देते हैं, कि नशे से निजात मिले। इस अभियान को कई जिलों में मैंने चलाया है। ये राजनांदगांव में जब मैं चला रहा था इस अभियान को, तो ये एक इंटरनेशनल संस्था है अमेरिका की, जिसका नाम IACP है, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ चीफ्स ऑफ पुलिस। उन्होंने इसको क्राइम प्रिवेंशन कैटेगरी में अवार्ड के लिए सेलेक्ट किया, और ये निजात अभियान के लिए ये मिला हुआ अवार्ड था, जो बड़ा अच्छा एक अनुभव रहा। सर जैसे 142 करोड़ हमारे यहाँ की पॉपुलेशन है भारत की, उस पर 20 लाख पुलिसकर्मी है। अगर हम पर्टिकुलरली एक पुलिस वाले को देखें तो 710 लोगों पर एक पुलिस ऑफिसर है। तो उस पर सर मैनेज करना कैसा रहता होगा, इतनी बड़ी पॉपुलेशन को? देखा जाए तो हमेशा संख्या इम्पोर्टेंट नहीं रहता, इम्पोर्टेंट ये है आउटपुट। पुलिस में उपलब्ध जो बल और संसाधन रहते हैं, उससे हम लोग आउटपुट देने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये सही है कि संसाधनों की कमी है, संख्या की तो और भी कमी रहती है। जो स्टैंडर्ड है, मैं आपको बताऊं, संयुक्त राष्ट्र संघ का, वो कहता है कि हर 225 लोगों के ऊपर एक पुलिस पर्सन होना चाहिए। जो हमारे देश में उसके कहीं हम पास भी नहीं पटकते, काफ़ी बल की कमी है। लेकिन जैसा मैंने कहा, कोशिश ये रहती है कि इस संख्या बल को, दूसरे जो कमी है उसको दूसरे तरीके से हम लोग पूरा करें, और जो हमारा मैंडेट है उसमें काम करें। सर आप 2011 से यहाँ हैं CG में, आपने दोनों ही गवर्नमेंट में काम किया है, जब कांग्रेस लीड कर रही थी, जब बीजेपी लीड कर रही थी। दोनों में क्या डिफरेंस? देखिए, हमारे लिए पार्टी का इम्पोर्टेंट नहीं रहता। हमारे लिए है कि सरकार की अपेक्षाओं पे हम लोग खरे उतरें, और दोनों गवर्नमेंट में मुझे काम करने का मौका मिला।
हमेशा मैं इस मामले में लकी रहा हूँ कि सरकार ने जब भी भरोसा जताया तो उस पे वो काम करने की कोशिश की, और अभी भी हम लोग अच्छा काम करने की कोशिश कर रहे हैं। रायपुर पुलिस बहुत तरह से नई चीज़ों पे प्रयोग कर रही है। उन प्रयोगों में हम लोग अच्छे पुलिसिंग का एक रिजल्ट देने का प्रयास कर रहे हैं। मतलब बहुत सारे केसेस आते हैं, 700 जैसे हमने कैलकुलेशन बैठाया, 710 लोग, मतलब एक पुलिस वाला 710 लोगों को मॉनिटर कर रहा है। तो सर ऐसे में क्रिटिसिज्म्स को आप लोग कैसे हैंडल करते हो? बहुत क्रिटिसिज्म क्योंकि झेलना पड़ता है, कुछ भी काम होता है नहीं होता है तो पुलिस को ही ब्लेम किया जाता है, लेट पहुंचो तो भी ब्लेम, जल्दी पहुंचो तो भी ब्लेम, जल्दी क्यों आगे। तो ऐसे में क्रिटिसिज्म को कैसे हैंडल करते हो? आज के समय में पुलिस बहुत ही ड्यूटी जो है दुर्वह काम है, और पुलिस में हम लोग हमेशा तैयार रहते हैं कि कोई भी समस्या हो, फाइनली कहीं ना कहीं से उसमें पुलिस का एक एंगल जुड़ जाता है और उसको हम लोग डील करते हैं। कारण ये है कि जब भी कोई समस्या थोड़ी बड़ी होती है, वो अपराध की अगर इतर भी हो, अपराध को छोड़ के भी हो, तो वो लॉ एंड ऑर्डर अगर क्रिएट उससे होता है, उससे असंतोष क्रिएट होता है, उससे कहीं किसी जगह एक पक्ष खड़ा होता है कि उसकी बात नहीं सुनी जा रही है, तो जब वो लॉ एंड ऑर्डर का इशू बनता है तो वहाँ पुलिस का रोल शुरू हो जाता है। तो हम लोग हमेशा अलर्ट पोजीशन पे रहने की ज़रूरत रहती है, जो पुलिस का विषय नहीं हो उससे उसमें भी, बल्कि कहा जाए उसमें ज़्यादा। इसके अलावा प्रोटोकॉल इश्यूज, आप फंक्शंस, आप देखिए कि त्यौहार, तमाम तरह की वीआईपी ड्यूटीज़, क्राइम खुद में एक सबसे बड़ा पुलिस का सबसे बेसिक काम है। अलग अलग विभागों से जो होने वाली जो चीज़ें, जो जिसकी कंप्लेन हमारे पास आती है, तो ये सब हम लोग काम करते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जब आप काम करते हैं तो क्रिटिसिज्म होता ही है। अच्छा काम करते तो अप्रिसिएशन भी मिलता है, लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस हमेशा रिसीविंग एंड पे रहती है, जिसमें क्रिटिसिज्म ज़्यादा मिलता है। तो हम लोग को मेंटली इसके लिए तैयार रहना पड़ता है, पुलिसकर्मी भी इसके लिए तैयार रहते हैं। और जब कोई क्रिटिसिज्म करता है तो उसको, जिस चीज़ के लिए क्रिटिसिज्म कर रहा है उसमें अगर आप इम्प्रूवमेंट करते हैं या उसको काउंटर करने के लिए उसमें बेहतर काम करते हैं, तो वो क्रिटिसिज्म कहीं ना कहीं मिटिगेट हो जाता है, कम हो जाता है। लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊं, पुलिस की क्रिटिसिज्म बहुत है। और सबसे बड़ी बात, पुलिस का जो इमेज है, नेगेटिव इमेज, वो कहीं ना कहीं पुलिस के लिए हमेशा हमेशा उल्टा काम करता है। पुलिस का काम, आप देखें कि आज की जो पुलिसिंग व्यवस्था है वो अंग्रेज़ों के ज़माने में बनी थी। वो यहाँ के लोगों को कंट्रोल करने के लिए, उन पे शासन करने के लिए शासनिक व्यवस्था पुलिस बनी थी। तो उसमें पुलिस के जो पर्सन थे उनका भी मेंटली जो वो शासन को ज़्यादा प्राथमिकता देते थे बजाय लोग की। अब लोगों पे फोकस है। नए कानून आप देख रहे होंगे, नए कानून अभी लागू हो रहे हैं जिसमें भी फोकस लोगों पे है। अब हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि पुलिस की इमेज बदली जाए, लोगों की पुलिस बने बजाय कि ये शासक की पुलिस बनने के। और जब ये इमेज बदलेगा तो कहीं ना कहीं पुलिस के क्रिटिसिज्म कम होगा। सर जैसे ऐसा कुछ कभी सर कोई केस आया हो जिस पे आपका जो पर्सनल बिलीफ है वो कुछ और हो, लेकिन देश का कानून कुछ और ही कहता हो, तो इस दौरान आपके जो अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट होता है उसको आप कैसे मैनेज करते हो? कई इश्यूज ऐसे आते ही रहते हैं, मैं आपको बताऊं, जिसमें हमें लगता है कि कानूनी तरीके से अगर उसको डील किया जाए तो उसका आउटकम जो व्यक्ति के हित में नहीं होगा। लेकिन हमारा काम कानून के हिसाब से काम करना है, तो हम कहीं ना कहीं बीच का एरिया, बीच की जगह निकालते बनाते हैं जिसमें कानून का तो पालन करना ही है, हम कानून का पालन करें लेकिन व्यक्ति का भी हित हो जाए। तो ऐसे बहुत सारे इश्यूज, जब हम नक्सल फ्रंट पे हम लोग, मैं नक्सल इलाकों में लगभग 4.5 साल रहा हूँ, 3 जिलों नक्सल जिलों में एसपी भी रहा हूँ। तो वहाँ बहुत बार ऐसा होता है कि कानून कुछ और कहता है, लोगों के एस्पिरेशंस कई बार कुछ और होती है। कानून के हिसाब से डील किया जाए तो बहुत सारे लोगों को हम लोग को जेल में डालना पड़ेगा, लेकिन हम लोग उसमें कहीं ना कहीं कोई रास्ता निकालते हैं।
डे टू डे पुलिसिंग में, सामान्य पुलिसिंग में मैं आपको बताऊं, बहुत ऐसी सिचुएशन आती है जिसको अगर हम सिर्फ कानून की स्पिरिट में अगर लागू कर दें आ, तो व्यक्ति का फायदा होगा, लेकिन अगर हम अक्षर पे चले जाएं तो व्यक्ति का नुकसान हो जाएगा। तो हमारी कोशिश होती है कि कानून को इस तरह से लागू किया जाए कि कानून का जो इंटेंशन है, जिसके लिए कानून बना है, वो काम आए, वैसा काम हो। क्राइम तो दोनों ही जेंडर अटेम्प्ट करते हैं, तो उस पे सर आप मतलब जेंडर को इंश्योरिटी सेंसिटिविटी का ध्यान कैसे रखते हैं, जेंडर सेंसिटिविटी को कैसे इंश्योर करते हैं? मैं आपको कहूँगा, बहुत सारे ऐसे कानून हैं जो महिलाओं को प्राथमिकता देते हैं। कारण ये है कि महिलाओं के ऊपर, बच्चों के ऊपर, समाज के शोषित वर्गों के ऊपर बहुत सारे अपराध घटित हुए हैं। लंबे समय तक उनका शोषण किया गया है, उनकी बात नहीं सुनी गई है। तो कानून ऐसे बनाए गए जो उनकी बात को मजबूती से रखे और उनकी शिकायतों पे सख्ती से अमल हो, कार्रवाई हो, सख्त सजा मिले। लेकिन मुझे लगता है बहुत सारे ऐसे कानून हैं जो कहीं ना कहीं महिला को ध्यान में रखते हुए कुछ पुरुष के प्रति जो देखा जाए वो बायस्ड भी हो गए। तो ये बहुत सारे संशोधन समय समय पे आते रहते हैं। तो अब जेंडर न्यूट्रल कानून बहुत सारे संशोधनों के बाद हो रहे हैं। समय और है भी। आज अपराधी चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, हम लोग हर तरह के अपराधों में दोनों का कमोबेश एक ही तरह का ओरिएंटेशन दिखता है। अगर क्रिमिनल है तो महिला भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकता है। कानून उसको नहीं देखता। कानून अपने जो कानून के प्रोविजंस होते हैं उसके हिसाब से लागू होता है। एक सवाल है, शायद अजीब भी लगे, लेकिन सर लोग क्रिमिनल क्यों बनते हैं, ये पूछना था। क्या ऐसा उनको रहता है कि क्रिमिनल बन जाते हैं? मैं कहूँ, जब से मानव इतिहास है, मानव की हिस्ट्री है, तब से व्यक्ति की अच्छाई और बुराई दोनों साथ चलती है। तो जब व्यक्ति अच्छा होता है तो समाज में एक अच्छी चीज़ें होती हैं, लेकिन जो ही व्यक्ति बुरा बनता है तो जो उसके अंदर के इनहेरिटेंट अंदर जो गुण होते हैं, जिसको हम काम, क्रोध, मद, लोभ या तमाम और चीज़ें, वह ईर्ष्या, क्रोध, जलन या एक्स्ट्रा बहुत सारे ग्रीड्स, ये सब चीज़ें तमाम ऐसी बुराइयां हैं जो लोगों के अंदर नेचुरली होती हैं। तो अपराध भी, अगर ये बुराइयां होंगी तो वो कहीं ना कहीं अपराध में कन्वर्ट होगा। तो आप देख लीजिए, कभी जब से धरती पे आदमी है, अपराध उसके साथ ही है। ये जरूर है, हम लोग बात करते हैं कि पहले त्रेता युग था, द्वापर युग था, उस समय अपराध कम थे। आज कलयुग है और हर तरह के अपराध हैं, या अपराध में बढ़ोतरी हो रही है। लेकिन मेरा मानना है अपराध हमेशा रहेंगे, मानव स्वभाव में वो है, और उसको कंट्रोल किया जा सकता है अगर अच्छे कानून बने, सोसाइटी जिम्मेदार हो। व्यक्ति के, मेरा तो ये मानना है, हम लोग इस तरह के अपराध देखते हैं जिसमें अगर सामान्य व्यक्ति देखे तो उसको लगे कि अरे ये कैसे हो गया, जबकि हम लोग इतने अलग अलग तरह के अपराध देखते हुए, मैं व्यक्तिगत रूप से देखता हूँ कि आदमी के ऊपर उठने की तो एक सीमा है कि हाँ इतना ही अच्छा करेगा, लेकिन गिरने की कोई सीमा नहीं है। आदमी किसी हद तक, और कोई भी अलग अलग परिस्थिति में, किसी भी जेंडर का हो, किसी वर्ग का हो, किसी एज का हो, वो अपराध जो है किसी लेवल पे जाके होते हैं, करते हैं लोग। तो व्यक्ति के प्रकृति में है, मूल प्रकृति में अच्छा और बुरा है, और अपराध वहीं से आता है। सर जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों को आप क्या कहना चाहोगे, क्योंकि ये बहुत बल्क है इस एग्ज़ाम की, मतलब फितरत है कि आप कितनी भी कंप्लीट कर लो पढ़ाई, वो आधी ही रह जाती है। तो उस पे आप उनको क्या कहना चाहोगे कि वो कैसे थोड़ी बहुत प्रिपरेशन करें? आपने कैसे किया, आप अपनी स्ट्रेटजी बता दो थोड़ी सी। हमें तो काफ़ी समय हो गया यूपीएससी की तैयारी किए हुए, लेकिन मैं आपको बताऊं, आज के समय में स्ट्रेटजी बताने के लिए बहुत कुछ ऐसा नहीं है कि जो आप नहीं जान सकते। इंटरनेट पे तमाम ऐसी चीज़ें, बल्कि आप
प्रीलिम्स के लिए क्या करें, कौन सब्जेक्ट लें, उस सब्जेक्ट के नोट्स, उस सब्जेक्ट के वीडियो लेक्चर्स जो हमारे समय बिल्कुल नहीं थे। पिछले 15 सालों में टेक्नोलॉजी ने सब कुछ बड़ी सरलता से आपके सामने परोस दिया है। अब आपको ज़रूरत है कि उन चीज़ों को पढ़ें और उसमें से छाटें कि स्ट्रैटेजी आपको आपको स्ट्रैटेजी दिखाना पाए। हमारे समय गाइडेंस बड़ा मुश्किल होता था, आज गाइडेंस एबंडेंस में है, बड़ी ज़्यादा है। आपको चूज करना है कि आपके लिए क्या फिट बैठता है, तो वो आपको करना है। तो मटेरियल की कमी नहीं है, स्ट्रैटेजी बताने की कमी नहीं है, लेकिन फाइनली क्या मैटर करता है वो ये है कि आपके अंदर कितना कॉन्फिडेंस है, आप कितनी मेहनत करते हैं। एक बहुत बड़ी संख्या अलग अलग यूनिवर्सिटी के, कॉलेज के प्रोफेशनल्स लोग इस एग्ज़ाम में बैठते हैं। जो इस एग्ज़ाम की ब्यूटी है, उसमें आप सफल होने के लिए आपने कितनी मेहनत की, आपकी स्ट्रेटजी कितनी अच्छी है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और मैं हमेशा कहता हूँ ये एग्ज़ाम ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें आपके बहुत सारी चीज़ों को टेस्ट करता है, आपके नॉलेज को, आपकी पूरी पर्सनालिटी को। लेकिन आप इस चीज़ से ना घबराएं कि आपका नहीं हो सकता, लेकिन आप ओवर कॉन्फिडेंट भी ना हो कि आप तो सब कुछ है, आपको सब कुछ आता है, आपका हो जाएगा। तो आप अपना एक विकल्प जरूर रखें यूपीएससी की तैयारी करने के साथ। अगर आप यूपीएससी नहीं होगा तो आप सेकंड बेस्ट ऑप्शन क्या है। दूसरा, ऑप्टिमिस्टिक रहें। लाइफ में हमेशा पॉजिटिव सोचने की ज़रूरत होती है, अच्छा सोचने की ज़रूरत होती है। ये चीज़ें आपको मोटिवेट करती हैं। और फाइनली जो आपका संबल होता है वो आपकी मेहनत। अगर आप मेहनत करेंगे तो आप कॉन्फिडेंट रहे। तो मेहनत करिए, आत्मविश्वास रखिए, पॉजिटिव सोचिए और टेक्नोलॉजी से तमाम चीज़ों का उपयोग करके आप अपडेट रहिए। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप देख सकते हैं और फाइनली आप सक्सेस हो सकते हैं। आप 2011 से सीजी में हो, आपको 13-14 साल हो गए। सबसे मुश्किल फेस क्या रहा इतने सालों में? सबसे मुश्किल केस या कुछ ऐसा समय जो आपको सबसे ज़्यादा मुश्किल लगा हो? कई सारी चीज़ें रही हैं करियर के दौरान। अगर देखें तो बहुत सारी चीज़ें मैं काउंट कर सकता हूँ जो बहुत मुश्किल थे। नक्सल फ्रंट पे देखें तो जब मैं सुकमा में था 2 साल में एडिशनल एसपी नक्सल ऑपरेशंस था। उन 2 सालों में न जाने कितनी बार अपने कितने जवानों की डेड बॉडी हम लोग उठाते थे। ऐसी बार भी हुई कि जिसमें 14 जवान शहीद हुए, 7 जवान शहीद हुए, 8 जवान शहीद हुए। हमारे मैं जिन टीमों को लीड कर रहा हूँ मेरे साथ के लोग मार्टायर्ड हो गए, शहीद हो गए, आईडी ब्लास्ट हुए। हमारी लाइफ पे थ्रेट होता था, हमें हाई प्रोटेक्शन में रहना पड़ता था, फैमिली सफ़र करती थी और रिसोर्सेज भी नहीं थे। आप सुकमा जैसी जगह आज से 10 साल पहले वहाँ कुछ भी नहीं होता था। फैमिली बहुत सफ़र करती थी। वो बड़ा मुश्किल दौर था, लेकिन चैलेंज, इसको मुश्किल के बजाय मैं इसको चैलेंजिंग बोलता हूँ कि वो एक चैलेंज था जिसको हम लोग फेस करते थे। हम लोग की ये कोशिश होती थी कि नक्सली जो है, जिन्होंने लोगों के लाइफ को दूभर कर रखा है, जिन्होंने सरकार के खिलाफ हथियार उठा के वायलेंस में विश्वास करते हैं, इनका खात्मा होना जरूरी है। और हम उस मोटिव के साथ, या मेरे आदमी, मेरे साथ के अधिकारी उस मोटिव के साथ काम करते थे। नॉर्मल पुलिसिंग में मैं उसको देखता हूँ। कई बार ऐसे कुछ मर्डर केसेस हुए, किडनैपिंग केसेस हुए जिसमें बहुत पॉलिटिकल प्रेशर रहता है, क्योंकि उसमें पॉलिटिकल पार्टीज़ के अधिकारी पदाधिकारी बहुत फ़ोन करते हैं। लोगों की एक्सपेक्टेशन होती है वो तुरंत ऐसे मामले का निकाल हो। उसको खोज निकालना बड़ी मुश्किल का काम रहता है। तो बॉडी संबंधित अपराध, विशेषकर किडनैपिंग, मर्डर्स बहुत बार चैलेंज है। कई बार बहुत बड़ी चोरियां हमारे लिए बहुत चैलेंजिंग हो जाती है। लेकिन मुझे लगता है एक पुलिस का एक सिस्टम है जो काम करता है, हमारे लोग काम करते हैं और हम एक टीम की तरह जब काम करते हैं तो वो काम हो जाता है। सारी अच्छी चीज़ें जो है टीम के कारण होती है। तो आपके अगर अधिकारी और जवान मोटिवेटेड है, टीम मोटिवेटेड है, तो ऐसे सारे चैलेंजेस का हल वो लोग निकाल लेते हैं। इतने सारे केसेस आते रहते हैं, तो आप अपने पर्सनल लाइफ को और अपने प्रोफेशनल लाइफ को कैसे बैलेंस करते हो? फैमिली को भी बैलेंस करना पड़ता होगा, बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं आप पर, आप सिविल सर्वेंट है, देश के प्रति आपकी जिम्मेदारी है, तो कैसे आप अपने पर्सनल लाइफ को और प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस करते हो? ये बड़ा डिफ़िकल्ट काम होता है पुलिस वालों के लिए।
आप देखेंगे भी कि पुलिस वालों की जो फैमिली होती है वो कहीं ना कहीं उनके फैमिली में डिस्टर्बेंसेस थोड़े ज़्यादा होते हैं, क्योंकि हमारी ड्यूटी ऐसी होती है जो बहुत ज़्यादा डिमांडिंग होती है। उसमें कहीं ना कहीं हम फैमिली, परिवार, दोस्तों को मिस करते हैं। और बहुत सारे, मैं अपनी अगर बात करूं, मैं यूपी का रहने वाला हूं। आप सोचिए कि साल में कितनी बार हम छुट्टी, हार्डली 1 या 2 बार छुट्टी लेते, वो भी लिमिटेड समय के लिए, जबकि न जाने कितने दोस्त, कितने रिश्तेदारों के घर पे कोई गमी होती है, कोई खुशी का माहौल होता है जिसमें हर नॉर्मल आदमी शरीक होना चाहता है, लेकिन हम नहीं हो पाते। और समय के साथ जब आप ऐसी चीज़ों को मिस करते हैं तो लोग आपको मिस कर देते हैं। सेम वो तो दूर की बात है, आप घर परिवार में भी बच्चों को पर्याप्त समय नहीं दे पाते जितना देना चाहिए। लेकिन फिर भी कोशिश ये रहती है कि परिवार को उतना ही इम्पोर्टेंस दिया जाए। लेकिन हमारे परिवार के लोग भी थोड़े उस चीज़ों से एडजस्ट हो जाते हैं, या एडजस्ट होना पड़ता है उनको। परिवार इम्पोर्टेंट रहता है और एक समय बाद वही आपका सबसे बड़ा सपोर्ट बेस होता है। तो हम लोग निश्चित रूप से अपनी प्रोफेशनल पर्सनल लाइफ में बैलेंस बनाने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन वो कभी हो नहीं पाता। विशेषकर सीनियर अधिकारियों के लिए तो और भी मुश्किल नहीं होता। हम फैमिली फ्रंट पे कहीं ना कहीं चीज़ों को मिस करते हैं। सर ये आखिरी सवाल कि आपकी हॉबी क्या है? ऐसा मतलब आप फ्री टाइम में क्या करते हो? मैं आपको बताऊं, मैं चूँकि मैंने पीएचडी में कर रहा था, मैं अभी भी कर रहा हूं, मैं सबमिट करने वाला हूं पीएचडी। तो बुक्स पढ़ने की एक शुरू से आदत रही है। मैं किताबें बहुत पढ़ता हूं, और वो किताबें सिर्फ ऐसा नहीं है कि वो ज्ञान प्राप्त करने के लिए जिसको कहा जाए। किताबें आपके जीवन को एक नज़रिया देती है, आपके आपके लाइफ को इस रिलीफ देती है। मैं इसको ऐसे देखता हूँ कि जैसे कोई व्यक्ति जो है उसको घूमने में बहुत मज़ा आता है, किसी को गप करने में बहुत मज़ा आता है, कोई किसी को फोटोग्राफी अच्छा लगता है। मुझे किताब पढ़ने में अच्छा लगता है। जब मैं किताब पढ़ता हूँ तो अपने को स्ट्रेस फ्री महसूस करता हूँ, और वैरिड सब्जेक्ट पे मैं किताब पढ़ता हूँ। मैं चिल्ड्रन लिटरेचर भी पढ़ता हूँ, और बहुत ही सीरियस फिलोसफिकल किताबें भी पढ़ता हूँ, स्पिरिचुअल किताबें भी पढ़ता हूँ। और मैं आपको बताऊँ, मैं पॉलिटिकल साइंस जैसे सब्जेक्ट, क्राइम जैसे सब्जेक्ट भी पढ़ता हूँ, थ्रिलर भी पढ़ता हूँ। तो मुझे किताबें पढ़ना अच्छा लगता है। और दूसरा, जैसा अधिकांश लोग आज के समय करते हैं, मुझे भी नेटफ्लिक्स पे मूवी देखना, ओटीटी प्लेटफॉर्म पे जब मौका मिल जाए तो फैमिली के साथ मूवी देखना या सीरीज़ देखना बहुत पसंद। सो थैंक यू सो मच सर कि आपने अपना इतना वैल्यूएबल टाइम हमें दिया। मोस्ट वेलकम। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट पॉडकास्ट में।